नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और बात करें अगर चुनावी सियासत की तो महज 4 महीने का इंतजार लगभग और है और उसके बाद यूपी में एक नई सरकार होगी। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी शंखनाद हो चुका है, तेजी से माहौल गरमा रहा है और इसी बदलते माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर कलेवर के साथ आपके सामने चुनावी लेखा जोखा रख रहा है। खबरों की धार वही है, रफ्तार वही है, अंदाज अलग है। कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, आपको दिखाएंगे। किसकी तैयारी है, कौन मौके पर चौका मार रहा है, कौन वार पर पलटवार कर रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। कोई भी खबर चुनाव की नहीं छूटेगी, तो इस हलचल पर हमारी कवरेज बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। सात के समीकरण में आज सबसे पहले बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और माफिया मुख्तार अंसारी के बीच मुलाकात को लेकर भाजपा और विरोधियों के बीच जारी वार पलटवार की। यूपी की राजनीति में इन दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बांदा जेल में बंद माफिया और मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी की मुलाकात और उन्हें समर्थन देने की बात सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच बीजेपी को अपने विरोधियों पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात पर कहा कि कोई भी राजनीतिक दल और गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है। वहीं भाजपा के वार पर ओपी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2017 में जब हमारा भाजपा से गठबंधन हुआ तो हम चुनाव जीते, मंत्री बने, तब भी जेल में मुख्तार से मिलने जाते थे। क्या सपा और ओम प्रकाश जी को जो है अब माफियाओं का ही सहारा है? देखिए, मैं यह मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा माने गुंडागर्दी और जातिवाद के सहारे आ रही है। कांग्रेस और बसपा झूठ बोल करके सामने आ रहे हैं। चुनाव में वो अभी 2017 से एक कदम भी आगे बढ़ते दिखाई नहीं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने वर्तमान में चुनौती नहीं है। 2022 में फिर सुशासन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर बनने जा रही है। तमाम कटवा दल घूम रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है कि भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा को ही रखना। 19 साल से पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध हमारा मुख्तार भाई से है। 2012 में उनका कौमी एकता दल हमारी भारतीय समाज पार्टी से समझौता हुआ। हम दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते। हम 48,000 वोट पा करके हार गए। 2017 में बीजेपी जानती थी कि ओम प्रकाश राजभर का संबंध मुख्तार अंसारी से है। इसके बाद भी बीजेपी ने हमसे समझौता किया। सरकार बनी, मिनिस्टर हम बने अपने पार्टी के कोटे से। जब मुख्तार अंसारी जी बांदा थे तब भी मैं मंत्री की हैसियत से उनसे 6 बार मिलने में बांदा गया था। जब बांदा से उनका स्थानांतरण रोपड़ जिला पंजाब में हो गया तो पंजाब भी मैं 8 बार गया था मिलने। तब तो बीजेपी ने एक बार भी नहीं बोला कि आप क्यों जाते हो, क्यों मिलते हो। तो हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध है, हम इस नाते उनसे मिलते जुलते रहते हैं। और वो खुद सक्षम है, जेल में रह करके 5 बार से मिल रहे हैं। 3 बार से वो आदमी तो जेल में ही है और जनता उसको वोट देती है। तो वो तो खुद सक्षम है चुनाव अपना जीतने के लिए। और हमारा उनका व्यक्तिगत संबंध है, हम उनसे बराबर मिलते रहेंगे और संबंध अपना निभाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर की मुलाकात और उन्हें समर्थन देने के बयान पर सपा और सुभाषपा के बीच आगे तालमेल में कैसा असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सपा और सुभाषपा के बीच गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? और ऐसा इसलिए क्योंकि कभी इसी मुख्तार अंसारी को लेकर सपा में अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल यादव से ऐसी बिगड़ी कि सपा 2 भागों में बंट गई। इस बीच सपा से गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने के बाद उनसे अपने पुराने संबंधों की दिहाई देते हुए पिछले दिनों उन्हें समर्थन देने की बात कही थी। जबकि अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने साफ कर दिया है कि वो मुख्तार या उनके जैसे नेता का समर्थन नहीं करते और न ही मुख्तार को सपा का टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बात उठा रही है
तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं जरा सूची जारी करे। खाली जाति और धर्म चिन्ह करके कार्रवाई करना ये अन्याय है। मुख्तार अंसारी जी से हमारी दोस्ती 19 साल से है। जब मैं मिनिस्टर था तब भी मैं बादा जेल जब जाता था मिलने, उस समय रोपण वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, फिर रोपण गए तो रोपण भी मैं जाता था मिलने। आगरा थे तब भी, लखनऊ जेल में थे तब भी, तो हमारा उनका बहुत पुराना संबंध है। और जब से मैं पार्टी बनाया तब से हम लोग मिलके चुनाव लड़ने का उनका एक अलग प्रभाव है कि गरीब उसको मसीहा मानता है, तब उसको 5 बार लगातार एमएलए बना रहा है वहाँ उस क्षेत्र की जनता। अगर वो जनता की निगाह में माफिया होता तो फिर वो एमएलए नहीं बन सकता था। अगर ओम प्रकाश राजभर जी जाके मुख्तार अंसारी से मिले हैं तो उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम समाजवादी पार्टी के लिए ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी किसी भी इस तरह के इंसान को टिकट नहीं देगी। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़े। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से अयोध्या के दीपोत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और कुशीनगर में किए जा रहे कामों का जिक्र करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी की भोलेनाथ की भक्ति जग जाहिर है। केदारनाथ से लेकर सोमनाथ, पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ और भगवान शंकर से जुड़े तमाम जगहों पर उनकी भोले भक्ति को दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री आज केदारनाथ धाम गए थे, लेकिन उन्होंने वहां से उत्तर प्रदेश के तमाम तीर्थ स्थलों मसलन अयोध्या, काशी, कुशीनगर में सरकार की ओर से किए जा रहे कामों और कार्यक्रमों का जिक्र करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहाँ सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बौद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। और अब बात चुनावी दौरों और रैलियों की तैयारी की, जहां कहां पर किस नेता की रैली की तैयारियों का हुआ जायजा, किसने कहां पर दौरा किया, ये आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। यहां पर उनके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्वविद्यालय स्थल और जहां अमित शाह की रैली होनी उसका जायजा लिया। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे शिलान्यास स्थल पर पहुंचे, जहां तमाम अफसरों के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ये सीएम योगी के आजमगढ़ दौरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ नजर आ रहा है, फिर उसके बाद सीधे वो शिलान्यास स्थल की तरफ बढ़े और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि सपा का मजबूत गढ़ है आजमगढ़। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद हैं। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके जनता को बड़ी सौगात और संदेश देने जा रहे हैं, जिसके बनाने के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को नामित किया गया है। दरअसल यहाँ के लोग काफी समय से विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे। और आजमगढ़ में दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। लेकिन आज आजमगढ़ विकास की एक नई कहानी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भौतिक विकास के
और इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के एक नए प्रतिमान रचेगा। इसी महीने इसका उद्घाटन भी हम लोग करने जा रहे हैं। आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और बहुप्रतीक्षित विश्वविद्यालय निर्माण से संबंधित कार्रवाई अब मूर्त रूप लेने जा रही है। आजमगढ़ के सभी वासियों को मैं इस अवसर पर, आज गोवर्धन पूजा का पावन अवसर भी रहा है, सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि नए विश्वविद्यालय और अन्य उपलब्धियों को लेकर के आजमगढ़ का हर नागरिक प्रफुल्लित और उत्साहित होगा और सरकार के इस सकारात्मक अभियान के साथ जुड़ करके आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर को कैराना का दौरा करेंगे, जहां पर सीएम पीएससी कैंप की जमीन का शिलान्यास समेत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा विजय सिंह पति कॉलेज पहुंचे और सीएम की जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। सुरेश राणा के साथ भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी, विधायक तेजेंद्र निर्वाल समेत कई नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां परिसर में ही मंच बनाया गया है। पूरी पार्टी यहां उनकी तैयारियों में लगी हुई है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम कैराना का होगा। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हम लोगों को मिलने वाला है, चाहे पूरे जनपद में हाईवेज हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज हों, और सबसे बड़ी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जहां बेटियों का स्कूल जाना भी दुभर था। आज आदरणीय योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इटावा का दौरा करेंगे, जहां वो नवनिर्मित सेंट्रल जेल का उद्घाटन करेंगे, जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है। सीएम योगी यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन कार्यक्रम की तैयारियों का भाजपा सांसद रामशंकर कटेरिया ने जायजा लिया। उन्होंने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। सीएम कल दोपहर 1:30 बजे पुलिस लाइन पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से 6ठे सेंट्रल जेल का उद्घाटन करेंगे। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी नींव 2015 में सपा सरकार के दौरान रखी गई थी। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 6 नवंबर को 11 बजे औरैया में आ रहे हैं। वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज को समर्पित करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक विशाल जनसभा को वहाँ संबोधित करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे इटावा में जो एक बहुत बड़ी 250 से 300 करोड़ रुपए की जो एक जेल बनी है, उस जेल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद नुमाइश जो पंडाल है, उस नुमाइश पंडाल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सियासत की 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के बाद योगी सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम में कमी एक बड़ी चुनावी दांव माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन बीते 2 दिनों में केंद्र से लेकर योगी सरकार तक के फ्रंट फुट पर बैटिंग करने से के इरादे से उतर गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में जहां केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर कीमत कम की, तो यूपी सरकार ने भी अपनी तरफ से कल पेट्रोल डीजल पर वैट घटा दिया, जिससे पेट्रोल 7 रुपए और डीजल के दाम 2 रुपए घट गए हैं। बेशक पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती से आम लोगों को राहत मिलेगी। महंगाई की मार से जूझ रहा आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कटौती की है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 7 रुपए पेट्रोल में कम करके आम जनता को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, 2 दिन पहले नोएडा में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 107 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर थी और जो डीजल का रेट था वो 99 रुपए 10 पैसे था। इस वक्त हम नोएडा के एक पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि लोग पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में डलवा रहे हैं।
और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि उन्हें सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। और जिन